आज पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल नवोदित एकेडमी पर। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एक वृक्ष की हत्या क्या हमें कहना चाहती है, क्या हमें समझाना चाहती है, कौन सा दर्द हमारे सामने बयां करती है। एक वृक्ष की हत्या जो यहाँ पर कविता है, इनके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जी के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान ले कि यह कविता क्या कहना चाहती है। यह कविता एक वृक्ष की हत्या के बहाने आज की जो मानव सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण, प्रजातियां विनाश के कगार पर है, उसकी कहानी को स्पष्ट एवं सरल भाषा में कहती है। यह कविता अपने आप में सौंदर्यपूर्ण है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने तरह की एक विशेष कविता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुंवर नारायण जी का पहले हम लोग जीवन परिचय देख लें। इनका प्रमुख रचना की बात करें तो इसमें है जैसे इन दिनों जो है एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह का मतलब जिसमें कविता, अनेक कविताएं हों, और इसी इन दिनों काव्य संग्रह से एक वृक्ष की हत्या कविता लिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इन दिनों से लिया गया है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं में आप कह सकते हो जैसे कि परिवेश डैश हम तुम, ठीक है, हम तुम। इसके बाद अपना सामना। इसके बाद एक समीक्षा भी इनका है, समीक्षा वाला रचना जिनका नाम है आपको कल क्या थे हम, मतलब आज से पहले हम क्या थे। ये सारे इनका प्रमुख रचना है। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और यूपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, 1950 ईस्वी से ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे, अर्थात मात्र 23 वर्ष की उम्र से ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर इनका जीवन परिचय खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे कविता की ओर। कविता कहती है कि एक लेखक जाते हैं कहीं, जाने के बाद घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद देखता है कि उनके दरवाजे पर जो वृक्ष था वो कटी हुई है, और उसको याद करते हुए लेखक लिखते हैं, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अर्थात लेखक कहीं से आए हैं और अपने घर लौटे हैं, तो वो अपने घर के सामने में जो एक बहुत पुराना बूढ़ा वृक्ष था वो अब नहीं रहा। वो वृक्ष हर वक्त तैनात रहता था घर के आगे, जैसे कोई बॉडीगार्ड तैनात रहता हो। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा, तना मैला कुचेला। आप किताब सामने में रखिए और एक वृक्ष की हत्या कविता निकालिए। अब उसको जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते वक्त आप उधर देखिएगा और जब हम अर्थ बताने लगे तो मेरे और। झुर्रियोंदार खुरदरा, तना मैला कुचला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूलपत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता। ये लेखक एक वृक्ष का मानवीयकरण कर रहा है, एक वृक्ष को मानव का रूप दे रहा है। लेखक कल्पना कर रहे हैं, वृक्ष को एक मानव के रूप में कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना करते हैं कि वृक्ष कैसा वृक्ष था, उनका पुराना चमड़ा का बना शरीर था, लेकिन सख्त था, मजबूत था। झुर्रियोंदार खुरदरा मतलब उसका शाखा झुर्रीदार हो गया था, खुरदरा हो गया था, मैला हो गया था, लेकिन उनका जो शाखा था वो राइफिल जैसी एक सूखी डाल की तरह था। राइफल बंदूक की तरह लगता था उनका सूखा डाल। फूल पत्तीदार था जो पगड़ी के समान लगता था। पाँव में फटा पुराना जूता जैसे लगता था। ये इन मानवीयकरण किया गया है लेखक की ओर से। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। एक वृक्ष धूप को सहता है, सर्दी को सहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है, और ऊपर से एक
छाल ओढ़े हुए रहता है, जिसको वर्दी कहा है लेखक ने, कवि ने। यहाँ से एक चीज हम लोग सीख सकते हैं कि अगर एक वृक्ष कष्ट को सह सकता है, अगर एक वृक्ष धूप को सह सकता है, गर्मी को सह सकता है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं सह सकते हैं? हम मनुष्य क्यों इतना लालची होते जा रहे हैं? हम मनुष्य क्यों इतना लोभी होते जा रहे हैं? हम आज कष्ट सहना ही नहीं चाहते हैं। हम लगातार दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं। हमें वृक्ष से, पेड़ पौधा से सीखना होगा कि धूप में, गर्मी में, सर्दी में तपो, उनका सहन करो, तब तुम खिल पाओगे, तब तुम फूल दे पाओगे, तब तुम फल दे पाओगे, तब तुम लकड़ी दे पाओगे, अर्थात तभी तुम दुनिया को प्रकाशित कर पाओगे। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ये भी एक कल्पना है। लेखक जब घर पहुंचते हैं, कुछ घर से कुछ दूरी पर रहते हैं, तो दूर से उनको लगता है कि वृक्ष पूछ रहा है कि कौन हो। तो कभी जवाब देते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ। वृक्ष को कहता है आपका मैं दोस्त हूँ। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच एक प्रेम का संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, होना चाहिए। आपको पता है आज मनुष्य क्यों परेशान ज्यादा रहता है? क्योंकि वह प्रकृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहा है, खेत खलिहान से, हरा भरा से दूर होते जा रहा है। याद रखिए, जो व्यक्ति हरियाली से, प्रकृति से, पेड़ पौधा से जितना दूर होगा, वह उतना डिप्रेशन का शिकार होगा, उतना वो आलस का शिकार होगा। क्योंकि प्रकृति, हरियाली व्यक्ति को तरोताजा रखता है। इसीलिए प्रकृति से प्रेम का संबंध बनाइए, उनसे जुड़े रहिए, आप ही का उनमें भलाई है। और पल भर को बैठ जाता उसकी छांव में। गर्मी का मौसम, वृक्ष था ही तो आराम कर लिया करता था। अब सोचिए ना, जिस वृक्ष के नीचे हम लोग आराम करते हैं, उसी वृक्ष को हम लोग अंधाधुंध काट रहे हैं और अपना ही विनाश कर रहे हैं। इसको खुद के पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारना चाहिए। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। आज प्रत्येक व्यक्ति दुश्मन बन चुका है प्रकृति का। अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वृक्ष काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। उनको घर बनाना है, उनको दरवाजा बनाना है, उनको पलंग बेडशीट बनाना है। ये क्या, ये आपका लोभ है। इस लोभ के चक्कर में आप हजारों वृक्ष को काट रहे हैं, करोड़ों वृक्ष को प्रतिदिन काट रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि वृक्ष को मत काटिए, वृक्ष को काटिए, लेकिन जब आप एक वृक्ष काटते हैं तो 2 वृक्ष उस जगह पे लगा दीजिए। ये है संतुलन, ये है प्रकृति से प्रेम। उसी जगह पर 2 वृक्ष लगा दीजिए, स्पेस दे करके। क्योंकि प्रकृति नहीं बचेगा तो फिर मनुष्य का बचना मुश्किल है। हजारों लाखों बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा मनुष्य जाति। तरीका यही है, जो वृक्ष पुराना हो चुका है उनका उपयोग करना है, लेकिन उनको काट करके उनके जगह पर नया वृक्ष भी लगा देना है। ये दायित्व को निभाना चाहिए। यही सीखिए इस कविता से। आगे देखिए वृक्ष कटने से क्या हुआ है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। प्रेरणा दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको अपने जीवन में उतारिएगा। घर को बचाना है लुटेरों से, हमारे समाज को जो प्रदूषित कर रहा है व्यक्ति वृक्ष को काटकर, उनका विरोध करना है। यही है घर को बचाना लुटेरा से। शहर को बचाना है नादिरों से, शहर में भी जो गंदगी फैला रहा है, शहर में भी जो वृक्ष को अंधाधुंध काट रहा है, जो नादिर, जो डाकू, जो लोभी डाकू, लोभी व्यक्ति, उनका भी विरोध जरूरी है। सीमेंट और ईंट का घर बनाने के चक्कर में, धन की लोभ में व्यक्ति शहर को आज उष्णद्वीप हिटलैंड में बदल चुका है। तो शहर को भी बचाना होगा। किससे बचाना होगा? वृक्ष काटने वाले डाकुओं से, प्रदूषित करने वाले डाकुओं से। उनसे लड़ना होगा, उनका विरोध करना होगा, डट कर विरोध करना होगा।
देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। संपूर्ण देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योग लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो वह पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखता है, हजारों वृक्ष को काटता है। झारखंड में इसी मामला पिछले दिनों सुनने में आया था। ऐसे लोगों से देश को बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। अगर वृक्ष नहीं रहा, अगर पेड़ पौधा नहीं रहा, तो नदी नाला हो जाएगा, हवा धुआं हो जाएगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, हवा सांस लेने के लायक नहीं रहेगा, खाना जहर हो जाएगा, क्योंकि खाना भी पवित्र नहीं रह पाएगा, शुद्ध खाना हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबों को नदी को भी बचाना है, हवा को भी बचाना है, खाना को भी बचाना है, और उसका एक ही इलाज है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। हम लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं। खास करके जो सड़क है, उनके किनारे वाली जो जगह है, उन पर वृक्ष लगा सकते हो। अपने अपने जमीन में वृक्ष लगाओ, अपने जन्मदिन के अवसर पर वृक्ष लगाओ, क्योंकि वृक्ष लगाओगे तो ही आप नदी को नाला होने से, हवा को धुआं होने से और खाना को जहर होने से बचा सकते हो। देखो, अगर वृक्ष कटेगा तो नदी में जो बाहरी वृक्ष जो नदी के बाहर रहता है, वो कूड़ा करकट को नदी में जाने से रोक लेता है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा, सीधा कूड़ा करकट कहाँ जाएगा? नदी में। और नदी वही रूप, जैसे कि नाला देखते हो ना शहर का कितना गंदा रहता है, उसी तरह का हो जाएगा कौन? नदी, अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो। क्योंकि वृक्ष कूड़ा कचरा को रोक नहीं पाएगा। हवा भी धुआं हो जाएगा। कैसे? वृक्ष कटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है वृक्ष, पेड़ पौधा ही कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा इस पृथ्वी पर तो गर्मी बढ़ेगा, मनुष्य सांस जो लेगा उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहेगा, जो अंदर जाकर फेफड़े की अनेक सारी बीमारियां पैदा करेगा, खाना भी जहर हो जाएगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों का लगभग 50% जमीन या तो मरुस्थल बन चुका है या तो मरुस्थल बनने के कगार पर है। ये स्थिति है हमारे देश का। बिहार भी लगभग 10% मरुस्थल का शिकार है। बचाना है इस स्थिति। अगर जमीन मरुस्थल हो जाएगा तो उगेगा क्या खाने के लिए? खाओगे क्या? भूखे मर जाओगे। तो जैसे जैसे मरुस्थल बढ़ेगा, जैसे जैसे जंगल कटेगा, वृक्ष कटेगा, अगर मिट्टी ही मरुस्थल हो जाएगा, मिट्टी बंजर हो जाएगा, तो खाओगे क्या? भूखे मर जाएगा, करोड़ों किसान मजदूर भूखा मर जाएगा। इसीलिए जंगल को मरुस्थल नहीं होने दो। बचाओ मिट्टी को, बचाओ जंगल को। और ऐसा कर सकते हो छोटी छोटी सी बात करके। एक एक व्यक्ति टारगेट लो कि हम 10 वृक्ष लगाएंगे एक साल में। 1 year इज इक्वल टू 10 trees। 10 वृक्ष 1 year। इसी से नदी नाला होने से बच जाएगा, हवा धुआं होने से बच जाएगा, खाना जहर होने से बच जाएगा, जंगल मरुस्थल होने से बच जाएगा। अंतिम बात जो भयावह है, जो इस विश्व में अब देखने को मिल रहा है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। आज मनुष्य खुद जानवर होने के कगार पर है। ना मालूम कब किस व्यक्ति का लाखों करोड़ों लूट लिया जाता है। कौन लूटता है उसको? मनुष्य। रेप की घटना, भ्रष्टाचार की घटना कौन करता है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य जंगल हो गया है, मनुष्य जानवर हो गया है, मनुष्य का नैतिक पतन हो गया है,
मनुष्य का ईमानदारी खत्म हो गया है। मनुष्य धन का लोभी हो गया है। धन का लोभ मनुष्य को जानवर बना दिया है। कभी कहते हैं कि इस स्थिति से बचना होगा, इस स्थिति से निकालना होगा। हम सभी युवा वर्ग यह संकल्प ले कि हमें बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। हमें बचाना है संपूर्ण मानव सभ्यता को। हम सबको मिलकर के बचाना होगा। उनको ठीक करना होगा, उनको अच्छा बनाना होगा, उनको नैतिक रूप से मजबूत बनाना होगा, उनको ईमानदार बनाना होगा, उनको भ्रष्टाचार करने से रोकना होगा। ये हम सबों को दायित्व उठाना पड़ेगा। ये कवि कह रहे हैं बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कविता यहाँ पर खत्म होती है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? क्योंकि वृक्ष बहुत पुराना था और घर के सामने तैनात था एक अंगरक्षक की तरह, इसलिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? दोनों में बातचीत क्या हुआ था? वृक्ष पूछा था कौन, तो कवि ने क्या कहा था? मैं तुम्हारा दोस्त। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है? कविता का समापन करते हुए कवि कहते हैं अंदेशा मतलब संदेह क्या है इनका? नदी नाला हो जाएगा, हवा धुआं हो जाएगा, खाना जहर हो जाएगा, यह इनका अंदेशा है। घर शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? घर शहर और देश के बाद कवि जंगल को और मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि जंगल मरुस्थल बन रहा है धीरे धीरे एवं मनुष्य धीरे धीरे जानवर या जंगल बनते जा रहा है। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। व्याख्या है 6 का 6 क्वेश्चन है। कौन नंबर? इसका उत्तर क्या देंगे? प्रस्तुत तो पंक्ति एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है, जिनका कवि वर्णन है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि वृक्ष और अपने बीच के संवाद को व्यक्त करते हैं और प्रकृति एवं मनुष्य के बीच प्रेम को भी इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। 6 का उत्तर क्या देंगे हम लोग? कवि कहना चाहते हैं कि हम सबों को मिल करके जंगल को मरुभूमि होने से बचाना होगा एवं मनुष्य को जानवर या जंगल हो जाने से बचाना होगा। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट है, क्योंकि एक वृक्ष की हत्या होने से ही संपूर्ण विश्व आज तबाह है। यहाँ पर आज का यह कविता खत्म होता है। कविता कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को ये वीडियो और इसी तरह से बने रहिए। वॉच करने के लिए वीडियो को धन्यवाद।